400 लोगों को उसने अकेले मारा था। बाप रे बाप। कॉर्बेट साहब पेड़ के ऊपर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2 लेपर्ड ने हमें चेस किया। उनके घर में घुस के उसने उनको गले से ऐसे पकड़ लिया था। तो ये मामला था 1918 का। तब तक क्या वो उसने चार्ज किया करके आगे जैसे बढ़ते हैं, वो सारे लोग टॉर्च फेंक के भाग पड़े। 50 किलोमीटर की दूरी पे उसने 4 लोगों को और मार दिया। ऑफिशियल हंटर का मतलब होता है कि मान्यता प्राप्त शिकारी गवर्नमेंट के होते हैं। वो आने वाले जनरेशन को कुछ दे के जा रहे हैं, हम सब कुछ ले के हम जाएंगे, उनके हिस्से का भी खा के जाएंगे। सब पूरा ले लिया है। मैं ओवरऑल पे बात कर रहा हूँ, सच में सब कुछ खत्म हो गया। वो गाना तो आपको याद ही होगा, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। लेकिन अनगिनत सालों से इंसान अनगिनत जानवरों को मार रहा है, कभी अपने शौक के लिए, कभी अपने शौर्य की गाथाओं के लिए, और कभी अपनी ज़रूरत के लिए। लेकिन जब कोई जानवर किसी इंसान को मारता है तो उसे कहते हैं आदमखोर। कोई जानवर क्यों बनता है आदमखोर, कैसे हमला करता है और उसका शिकार कैसे होता है? तो पिछले हफ्ते के वादे के मुताबिक मैन ईटर लेपर्ड्स की दिलचस्प कहानियां लेकर हाजिर हैं हम, शेर खान उर्फ खानचा उर्फ आसिफ खान और जमशेद कमर सिद्दीकी के साथ। जंगल जिंदाबाद। थैंक यू जमशेद भाई। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जितना प्यार दे रहे हैं। तो हिम्मत बढ़ रही है लगातार। हाँ, बढ़ रही है और करेक्ट, और मज़ा भी आ रहा है। मतलब लोगों को भी आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा हमें और आपको भी आ रहा है कि हमारी जो कोशिश है वो बिल्कुल रंग ला रही है। और जिस तरह से लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, बहुत ही कर रहे हैं, वो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते थे। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है। दूर दराज के देशों में भी, मतलब बिल्कुल बाहर से बहुत सारे खत आए। करेक्ट। और अलग अलग इंडिया की स्टेट से, हर राज्य से लगभग लोग सुन रहे हैं। तो कमाल का रिस्पांस मिला है हमें, और ये हमें और ज़्यादा करंट दे रहा है कि हम और दिल लगा करके अपने इस कोशिश को जारी रखें ताकि लोग उसे पसंद करते रहें। तो शुरू करते हैं हम आज। जो मैन ईटर एक हुआ उत्तराखंड के एक छोटे से जगह, पनार एक जगह थी जी, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुमाऊँ में। उस अकेले लेपर्ड ने, आदमखोर था, ये बात है 1909 की। 400 लोगों को उसने अकेले मारा था। बाप रे बाप। मतलब 400 लोगों को। 400 लोग सर, सोच भी नहीं सकते 400 लोग कितनी बड़ी संख्या होती है। मतलब 1, 2, 5, 10 समझ में आता है। तो आप सोच सकते हैं अगर 400 लोग उस इलाके में मरे होंगे एक लेपर्ड की वजह से, तो उसका खौफ जो होगा वो कितना दहशत जो रहा होगा, सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उस जमाने में अंग्रेज़ों का राज था, मतलब अंग्रेज हमें रूल करते थे। जिम कॉर्बेट साहब उस समय वो कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे थे, लोगों को बचाने के लिए। मैन ईटर टाइगर्स, लेपर्ड को जो मारने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखी थी। तो जब इस आदमखोर लेपर्ड का किस्सा कॉर्बेट साहब तक पहुंचा, क्योंकि तब फ़ोन जैसी चीज़ें नहीं होती थी, बहुत दिनों के बाद एक खबर कहीं दूर पहुंचती थी। तो कॉर्बेट साहब को जब ये पता चला कि भाई साहब एक ऐसा खूंखार आदमखोर हो गया है जो 400 लोगों को निपटा चुका है, तो फिर उनकी एंट्री होती है उस लेपर्ड के चक्कर में कि ये है क्या भला भाई। तो चूँकि उस ज़माने में ब्रिटिश सोल्जर थे, वो भी लगे हुए थे, गोरखा रेजिमेंट के लोग थे, वो भी उस लेपर्ड को मारने में लगे थे। लेकिन चक्कर क्या है कि एक आदमखोर या किसी भी ऐसे जानवर को मारने के लिए आपको एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती है, जो उनके पास नहीं थी। कॉर्बेट साहब के पास जंगलात की पूरे मालूमात थी, उनको एक लेपर्ड की बिहेवियर क्या होता है उनको पता था, या टाइगर का बिहेवियर, मतलब वो सब चीज़ को अच्छी तरीके से समझते थे। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चालाक होता है। कैट फैमिली बहुत चालाक होती है, लेपर्ड तो वैसे ही बहुत चालाक माना जाता है। तो उसको मारने के लिए जिम कॉर्बेट का ही होना ज़रूरी था, और कोई, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक आम आदमी के लिए या एक सोल्जर के लिए, सिपाही के लिए ये इजी टास्क होता। लेकिन कॉर्बेट साहब की एक्सपर्टाइज थी और हिम्मत भी उनमें बहुत थी, क्योंकि वो पहले एक हंटर हुआ करते थे। बाद में फिर उन्होंने कंजर्वेशन के लिए काम किया जब उनको लगा कि ये गलत है। तो कॉर्बेट साहब बड़े शौकीन थे, मतलब बहुत अच्छे इंसान भी। उस पर भी हम कभी बात करेंगे, एक पूरी कहानी उन पर बनती है जो हम
उसके बारे में लोगों को बताएंगे। तो कुछ फैक्ट्स, नंबर गलत ना हो, साल गलत ना हो, तो मैं इसलिए थोड़े कागजात वगैरह तैयार करके आया हूँ। अप्रैल 1910 में कॉर्बेट साहब पनार पहुँचते हैं कि अब भाई इस मामले को मैं अपने हाथ में मसीहा ले की रहा तरह। हूँ। मसीहा नहीं कह सकता हूँ, हाँ कह सकते हैं, लोगों की मदद करने का उनमें जुनून था। तो उन्होंने उस लेपर्ड को ट्रैक करना शुरू किया। मतलब ट्रैक करने के लिए बेट लगाए। मतलब बेट का मतलब होता है चारा, जैसे जी, जी, बकरे, जी, जी। भेड़, वो पुल के दोनों तरफ बांध के जैसे बांध के करते रख हैं, दिया कि हाँ। शायद आएगा। और ट्रैकिंग भी कर रहे हैं उस इलाके के चारों तरफ घूम घूम के। Correct. चूँकि 400 अगर आदमी को एक लेपर्ड ने मारा है हम्म, तो वो कितना शातिर होगा ये आप समझ सकते बिल्कुल। हैं। हालांकि इस वाले पनार वाले जो मैनीटर हुआ लेपर्ड, वो इतना फेमस नहीं हुआ जितना रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग वाला। वाला उस पर भी हम आएंगे, उसकी तो किताब भी है अलग से। किताब भी थी। हाँ। तो कॉर्बेट साहब को पता चला कि एक गांव में, उसी जगह पनार में, मतलब किसी घर में उसी लेपर्ड ने हमला किया। वाह। एक 17 साल की लेडी थी, शादीशुदा थी। उनके घर में घुस के उसने उनको गले से ऐसे पकड़ लिया था। तो उनके जो पति थे उन्होंने अपनी बीवी को खींचना चाहा, तो उस लेपर्ड ने गुर्रा कर 3-4 पंजे और मार दिए। 4 जख्म दिए। एक सीने पे भी उनके गहरा जख्म था, गर्दन पे तो था ही, लेकिन लेपर्ड भाग गया। कॉर्बेट साहब पहुंच गए। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इनको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि उस ज़माने में उस इलाके में मेडिकल अस्पताल, सर्विसेज मेडिकल सर्विसेज नहीं थे, रोड भी नहीं हुआ करते थे। तो उनका इस दुनिया से जाना तय था, जिस स्थिति में बहुत सीरियस हालत थी उनकी। तो कॉर्बेट साहब ने बोला कि इनको यहीं पड़े रहने दो, वो लेपर्ड आएगा, क्योंकि लेपर्ड अक्सर आता है अपने शिकार को वापस लेने। वो लेपर्ड आएगा और मैं उसे मारूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है तो उनके पति में भी इतना गुस्सा था, शायद इस वजह कि से वो उन्होंने मान कहा गए, कि ठीक है, आने दो। ठीक है, इसने ऐसा किया है तो इसको मारना तो बनता है। पूरी रात बैठे रहा वो महिला औरत जो थी, वो तड़पती रही। क्या मंजर रहा होगा यार। और वो लेपर्ड नहीं आया। कॉर्बेट साहब ने लिखा था कि ऐसा मंजर किसी को देखने को ना मिले। जिस तकलीफ से अफसोस वो गुजरी होंगी, उनकी मौत तो तय थी। अब वो लेपर्ड नहीं आया तो नहीं आया। दहशत उसकी वैसे ही बरकरार। और उसी इलाके में कॉर्बेट साहब घूम रहे थे, उसके निशान ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर उनको करीब 5 महीने के बाद पता चला कि वहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे उसने 4 लोगों को और मार दिया। भाई साहब, मतलब वो कत्लेआम मचा रखा था, रुक नहीं रहा वो, रुक, अनस्टॉपेबल। 4 लोग और मार दिया। कॉर्बेट साहब बढ़े आगे, भाई चलो, तो जो होना था वो हो चुका था। 4 आदमी निपटा दिया उसने। अच्छा, वो सिर्फ इंसानों को ही निपटा रहा था और बाकी इंसानों को निपटा रहा था, बाकी कुछ ऐसा नहीं कि कुछ जानवर को भी मार रहा नहीं, है? जानवर भी खाता था, लेकिन अच्छा। इंसान को ज़्यादा अच्छा। मार रहा था। जब कॉर्बेट साहब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उस जगह पे 2 बकरे बांधे कि आएगा। वो आया, एक बकरा उठा के ले गया, और इतनी चालाकी से कि किसी को पता ही नहीं चला। अच्छा, तब लाइटें नहीं थी, टॉर्च वगैरह होते थे, वैसे नहीं कि लाइट वाइट लगा दिया। तो वो लगा था, अंधेरे में उठा के ले गया। अब साहब क्या करें, ले गया तो ले गया। एक बकरा बंधा हुआ। फिर 3 या 4 दिन बाद वो लेपर्ड दोबारा आया, और जब दोबारा आया तो बकरा मिमियाया, वैसा। अंधेरा ही था और कॉर्बेट साहब ने बंदूक निकाली और गोली चला दी। अच्छा, उन्हें दिख नहीं रहा था? अंधेरा तो कुछ नहीं दिखा, उन्होंने बस गोली चला दी, धाएं। तो गुर्राहट, जैसे किसी लेपर्ड को लगेगा, वो गुर्राया और भागा वहाँ से। तो कॉर्बेट साहब ने 8-10 लोग जो थे उनको बुलाया कि टॉर्च निकालो, इसको फॉलो करते, जख्मी हो गया है ये, क्योंकि खून के निशान हो गए वहाँ पे थे, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा और आज हम इसे मार सकते हैं। और जख्मी शेर तो और ज़्यादा खतरनाक, जख्मी टाइगर, लेपर्ड, जख्मी लेपर्ड। हाँ, जख्मी जो कोई भी है, जख्मी आदमी भी होगा तो खतरनाक होता है, जख्मी जानवर कोई भी होगा खतरनाक हो जाएगा। तो कॉर्बेट साहब ने सबसे पहले उन 8-10 जने जो भी थे उनसे वादा लिया कि कोई भागेगा नहीं। अगर वो लेपर्ड होगा वहाँ पे तो कोई डर के भागेगा नहीं, साथ रहने का है, क्योंकि उनके हाथ में बंदूक भी थी। तो कुछ दूरी पे गए तो एक झाड़ में
वो था, लेपर्ड जो है leopard। नज़र आया जख्मी हालत में। तो सबने देखा कि साहब वो रहा। कॉर्बेट साहब ने बोला कोई भागना मत। तब तक क्या वो उसने चार्ज किया करके आगे जैसे बढ़ते हैं, वो सारे लोग टॉर्च फेंक के भाग पड़े। जिन्होंने वादा किया था नहीं भागेंगे, खौफ इतना था कि 400 आदमी को मारा हुआ है और वो दहाड़ दे। कॉर्बेट साहब तो हिम्मती आदमी थे, लेकिन आम आदमी की बात करें जो रोज़ सुन रहे हैं कि तो इनफैक्ट वो भी घबरा गए थे, आप जो किस्सा आप बता रहे थे वो आगे। हाँ। तो जैसे ही वो गुर्जा और आगे बढ़ा, लोग टॉर्च फेंक के भागे। लेकिन किस्मत उस दिन उस लेपर्ड के साथ नहीं थी, किस्मत कॉर्बेट साहब के साथ थी। वो जो टॉर्च गिरा था उसकी रोशनी लेपर्ड पे थी। कॉर्बेट साहब ने बंदूक निकाला, धाड़, वहीं वो उसके सीने पे गोली लगी और वो मरा। तो वहाँ पे खात्मा हुआ 400 आदमी को मारने वाले मैन ईटिंग लेपर्ड का। बाप रे बाप। सब किस्मत का खेल था। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक लेपर्ड आदमखोर क्यों बना? जैसे मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि टाइगर जब मैन ईटर बनता है तो उसके पीछे वजह होती है कि वो बूढ़ा हो जाता है, एक जख्मी हो जाता है, 2 टेरिटरी से बाहर निकल जाता है। ये सारी वजहें होती हैं, तब वो मैन ईटर बनता है। लेकिन इसका अलग है, ये हट्टे कट्टा था लेकिन मैन ईटर बना। शौकिया? नो, इसके पीछे रीज़न थी, कॉर्बेट ने बताया। उस जमाने में एक बीमारी आई थी, हैजा, जिससे सैकड़ों हजारों लोग मरे। उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बीमारी थी, बहुत बड़ी। मतलब उस जमाने में आप ये सोचिए कि मेडिकल जो हमारे साइंस था इतना आगे नहीं था। इवन वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था उसमें मलेरिया से ज़्यादा लोग मरे थे, न कि गोलियों से। आज मलेरिया कुछ भी नहीं, क्योंकि दवाइयाँ हैं। तो उस समय जब हैजा आया तो उसका इलाज नहीं था। वो तो रिमोट इलाके होते थे उत्तराखंड के, तो उससे काफ़ी लोग मरे। तो जैसे कोरोना टाइम में हमने देखा, कोरोना टाइम में कि बॉडी को सही तरीके से हमने बरी नहीं किया, जलाया नहीं या दफनाया नहीं, फेंक दिया डर के मारे कि फेंक दो, हटा दो। ये तो अभी रिसेंट 1-2 साल 3 साल पहले की बात हम कह रहे हैं। उस जमाने में डर वैसा ही था, तो लोगों ने बॉडी वैसे ही फेंक दी, जंगल में, पानी में, पहाड़ों पे। तो वो उस लेपर्ड ने खाना शुरू किया। तो उसको लगा कि यार ये तो बड़ा ईजी है और ये उन्हीं लोग को देख रहा है जो टहल रहे हैं, वही पड़े हुए थे। तो उसकी आदत वहाँ से लगी। वो मैन ईटर इसलिए बना क्योंकि उसको बॉडीज मिलती चली गई, वो खाता चला गया और फिर वो आदमी की तरफ बढ़ता चला गया और उसने आदमियों को खाना शुरू कर दिया। तो ये वजह थी उसकी मैन ईटर बनने की, जिसने 400 लोगों को मारा। और कॉर्बेट साहब ने उसको फाइनली, तो जैसे जब हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ बात करते हैं, जब इनकी रेफरेंसेस से बात करते हैं कि ये वाला लेपर्ड जिसने 400 लोगों को मारा, कुछ तो इसकी निशानदेही के तौर पे इसका नाम या कुछ मशहूर के तौर पे कहते होंगे? नहीं, इस वाले को नहीं, लेकिन जो मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग तो उसको प्रेत बुलाते थे लोग। वैसे भी इसको भी लोग कहते थे भूत है। मतलब क्योंकि गांवों में शुरू में तो लोग भूत ही समझते होंगे ना, कि अचानक से कोई आदमी जख्मी पड़ा हुआ है और वो दिखाई नहीं दे रहा है, और तो वो है। तो अपनी अपनी मान्यता है। उस जमाने में वैसे भी किंवदंतियां बहुत चलती थी। जी। लेकिन ये सच में न मानने वाली बात है एकदम से, कि आज की डेट में अगर 400 आदमी मार देना बॉस, टाइगर या लेपर्ड, तो मिलिट्री लगानी पड़ेगी हमें, एयरफोर्स तक लग जाएगा कि फौरन गन डाउन करो। बहुत बड़ा नंबर है यार, इतने लोग ऐसे नहीं मरते। और उसकी दहशत कितनी रही होगी। तो ये एक कहानी रही। खान जी, आपने बहुत बातें सुनी आपसे टॉम ऑल्टर साहब के बारे में, और जैसे हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि आज उनके बारे में बात होगी। मैंने उन्हें जैसे देखा है, एक बहुत ही लर्नेड शख्सियत, जिन्हें कई ज़बानों पर जिनका इकबाल है, जिन कंट्रोल है, और अपने काम को लेकर उनमें एक सिंसियरिटी दिखाई देती है। आपने उनके साथ बहुत लंबे टाइम तक काम किया है, कैसा था आपका एक्सपीरियंस उनके साथ? देखिए जमशेद भाई, हमने पिछली बार बोला था कि टॉम साहब के बारे में हम बात करेंगे, और सच पूछिए तो कल जब मैं बैठा रिकॉल करनी होती हैं स्टोरीज, तो मैं वहीं चला गया था। और अफसोस हुआ कि मतलब बहुत कम टाइम में उनके साथ बिता पाया। और जो शख्सियत थी वो, उनको मैं क्या बोलूँ, उनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो हर चीज़ में जैसे एक महारत हासिल हो। जी। चाहे वो इंसानियत की बात हो, प्रोफेशनलिज्म की बात हो, एक्टिंग की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, तो हर चीज़ में वो अव्वल ही थे।
और जैसे कि मैंने शायद 3 ताल में ही बोला था या यहाँ पे कि मैं उनको वली मानता था। वाह। मतलब कोई खराबी जैसे कहें, कुछ गलतियां इंसानों में पाई जाती हैं, उनमें एक भी गलती मैंने नहीं पाई। और अच्छे इंसान के साथ अच्छे प्रोफेशनल थे ही। और मैंने फिल्मों में ही बचपन से उनको देखा था। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला उनके साथ काम करने का, और मैंने उनको जाना और हमारी अच्छी दोस्ती थी उनसे। मुझे बहुत प्यार करते, तो मैं भी उनको बेइंतहा प्यार करता हूँ आज भी। तो उनसे मेरी मुलाकात 2012 के बीच में हुई, और तब मैं वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता था। और जब मैं मिला तो मुझे मतलब उनकी ज़ुबान इतनी साफ़ कि मैं और आप क्या ही बोलेंगे। बिल्कुल। चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी तो थी ही, और सबसे बड़ी चीज़ कि वो बहुत सारे लोगों को, मतलब जो नया जनरेशन है या उस टाइम में भी जो लोग थे, वो सोचते थे टॉम साहब अंग्रेज हैं। टॉम साहब दिल से, दिमाग से और लॉ के हिसाब से भी एक सच्चे पक्के हिंदुस्तानी। उनकी तो पैदाइश भी यही है। यस, मसूरी, लाहौर की मसूरी की पैदाइश थी उनकी। वो सच्चे हिंदुस्तानी थे और एकदम प्योर हिंदुस्तान के थे। और हिंदुस्तान को जितना वो प्यार करते थे, शायद बहुत कम लोग उतना प्यार करते होंगे। चाहे वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बारे में जो बात करते थे, बाप रे बाप, क्या उनके पास जानकारी होती थी। और हर चीज़ में माहिर, क्रिकेट यानी स्पोर्ट्स, कोई भी हो उनको बेइंतहा पसंद। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे वो, जर्नलिस्ट थे वो कुछ टाइम के लिए। मतलब सचिन का पहला इंटरव्यू उन्होंने किया था। अच्छा जी। और इतने ज़हीन इंसान थे, इतने डाउन टू अर्थ जिनको हम कहते हैं, सुलझे हुए, और कभी अहम नहीं था उनमें कि मैं कौन हूँ। ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी शख्सियत थी वो। मतलब सिर्फ लोगों ने पिक्चर तो बहुत छोटी सी चीज़ थी उनके लिए। मतलब पिक्चर से हटा के टॉम साहब को देखेंगे तो अपने आप में वो पिक्चर है अपने आप में। तो जो मैंने देखा, जो मैंने जाना, और इस बात पे सोचिए, छोटी सी कहानी उनकी यहाँ पे आती है कि जब तेंदुलकर का इंटरव्यू किया तो भाई बहुत बड़ी बात थी। जाहिर है। जब भी आप ढूंढेंगे सचिन का फर्स्ट इंटरव्यू तो टॉम साहब दिखेंगे। सचिन बिल्कुल बच्चे से थे उस समय। तो मैंने कहा कि हुजूर आपने, मैं उनको हुजूर बुलाता था, अच्छा, कि हुजूर आपने सचिन का पहला इंटरव्यू किया था, कैसा था वो? तो कोई भी बहुत चौड़ में बताएगा ना कि यस बहुत अच्छा था, ऐसा था। उन्होंने क्या जवाब दिया? वो थोड़ी आवाज़ वैसी उनकी थी, मैं तो कॉपी करने की कोशिश करूँगा। नहीं नहीं हुजूर, वो मुझे बिल्कुल नहीं करना था, वो एक्चुअली शास्त्री जी को करना था, रवि शास्त्री को, और उनकी तबीयत नासाज हो गई तो मुझे थमा दिया गया माइक, मैंने सवाल पूछ लिया। तो कौन आदमी ऐसे बताता है? मैं देखता हूँ जब आप उनके बारे में बताते हो और आप बोलते हो तो आवाज़ काफ़ी मैच करती है, आप काफ़ी बना लेते हो, क्योंकि शायद आपने टाइम ज़्यादा गुजारा है। मैं कसम से बता रहा हूँ जमशेद भाई, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉडकास्ट करूँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वॉइस ओवर करूँगा, जैसे मैं अक्सर प्रोमो वगैरह आपके यहाँ के करता हूँ रिकॉर्ड। शायद ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी को गुरु मानते हैं और दिल से वो भी आपको प्यार करते हैं तो कुछ ना कुछ वो दे के जाते हैं। करेक्ट। तो वो मुझे ये दे के गए। वो कहते थे टॉम साहब की आवाज़ जो है, क्या तुम्हें लगता है अमिताभ बच्चन घर में ऐसी बात करूँ, ओए आज मैं आ गया हूँ घर में, खाने में क्या बना है? बोले एक आर्टिस्ट जो होता है वो आवाज़ के साथ खेलता है, वैसी आवाज़ बनाता है। तो जब आप बच्चन साहब से बात करें नॉर्मल बात करेंगे, और भाई आसिफ क्या चल रहा है यही बात करेंगे, ओए आसिफ क्या कर रहा है, ऐसा करके खुदा गवाह नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात। उन्होंने मुझे क्लियर किया। तो वो कहते थे तुम अच्छा लिख सकते हो, तुम अच्छे इंसान हो, अच्छा इंसान हो तो अच्छा भी लिख सकते हो। तो मैंने कहा ओह। तुम बाद में मैंने लिखा कुछ आपने कुछ लिखा भी, मैंने पढ़ा, अपनी माँ के लिए आपने एक नज़्म लिखी थी, और आपका कुछ उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था जो आपने मुझे एक बार सुनाया था। बड़ा अच्छा नीदा फाजली साहब का था, जो अपने फादर के लिए लिखा था उन्होंने। तो मैं अक्सर टॉम साहब का रिकॉर्डिंग भी मैं करता तुम्हारी था। कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आया, क्या उन्होंने पढ़ा है भाई। तो वो मैं रिकॉर्ड करके रखा हुआ मेरे पास ही है। तो वो डाल भी देंगे हम, इनफैक्ट छोटा सा चंक एक उनका। कमाल की रिकॉर्डिंग हुई थी वो। और जैसे मुझे लगा था कि, या फिर वो माँ की मोहब्बत पे उन्होंने लिखा था, तो मैं पागल हो गया था। मैंने कहा क्या ये पढ़ते हैं यार। और जब वो काम करते थे तो उसमें समा जाते थे। समा जाना, आपने बताया था उनकी चाय पीने वाली आदत जो थी वो भूल जाते थे काम की वजह से। काम की वजह से भूल जाते थे, और
मशगूल हो जाते थे अपने काम में, मतलब उसके अलावा कुछ सोचता नहीं था उनको। काम है तो काम काम करना है। मतलब आप देखिए अपने आखिरत में भी, आई थिंक जो मेरा एक शो था फर्स्ट पोस्ट पे, जी। किस्सा गोई विद टॉम अल्टर, उस शो का नाम था। प्रोबेबली लास्ट जो काम किया उन्होंने वही शो रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद ही वो इंतकाल कर गए। 2017 में। 2017 सितंबर का दिन, मनहूस दिन था वो। उसको खैर क्या ही किया जाए। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं तो सकते बकते में था कि मैं किसे देख रहा हूँ। लहीम सहीम 6 फुट लंबे और बहुत ही फिटनेस फ्रीक आदमी, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज़ उनको शौक था। सोने का बहुत शौक था, क्योंकि इतना काम करते थक जाते थे, तो उनको सोने में बहुत मज़ा आता था कि यार मैं सोना चाहता हूँ। तो पहली जो हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद फिर जंगल का सिलसिला शुरू हुआ। तो पहला ट्रिप जो हमने लगाया था वो बांधवगढ़ का था। हम साथ गए, तब मैंने देखा कि भाई साहब इनको वाइल्ड लाइफ का कितना शौक है। तो उन्होंने बताया कि कॉर्बेट, ये लोग टॉम साहब जब बच्चे होते थे उनके फादर उनको लेकर के कॉर्बेट जाया करते उस अच्छा। जमाने में। तो वो शौक था उनको, और इन्वायरमेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा वो सख्त थे, मैं कहूँगा। अगर गलती से मेरे हाथ से भी कुछ गिर जाता था तो वो उठा लेते थे। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये जंगल को तुम गंदा करने आओ। तो डांटते भी बहुत थे, तो हुजूर गलती हो गई। तो बल्कि एक बार अगर जंगल आ गया तो सूरी साहब आएंगे, सूरी साहब थे, हम दोनों थे, उन्होंने एक सिगरेट जलाई और पैर से बुझा दिया। उन्होंने कहा ये उठाओ और डस्टबिन में डालो। तो हमने वो दिया कि ये तो कागज़ है, ये तो मिट्टी मिल जाएगा, घुल जाएगा। बिल्कुल नहीं घुलेगा, तुम्हें पता नहीं है इसके अंदर जो फिल्टर है वो सिंथेटिक होता है और वो कभी निकलता। उठाओ इसे। तो उठा के रख लेते थे कि सॉरी टॉम साहब। तो लेकिन उनकी डांट का कभी हमने बुरा नहीं माना, क्योंकि जब भी वो डांटते थे तो एक जेन्युइन वजह होती थी। बिल्कुल। और कितने लोगों को ये नहीं पता होगा कि टॉम साहब कभी भी मोबाइल नहीं रखा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। वाह। फेसबुक अकाउंट भी नहीं है उनके पास, कुछ नहीं रखते थे। तो मैंने पूछा बड़ी अजीब बात है साहब, ज़माने में जहाँ दुनिया चांद तारे पे जा रही है, मोबाइल के बिना ज़िंदगी नहीं गुजर रही है, तो आपके पास क्यों नहीं है? कि अगर तुम्हें झूठ बोलने का शौक़ है तो ये मोबाइल रख लो, तुम झूठ बोलना सीख जाओगे। और बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। तुम लिखोगे कल शाम मिलना है और दूसरे दिन बोलोगे सुबह कुछ और काम आ जाएगा कि मैं नहीं मिल पाऊंगा, कुछ मेरे झूठ बोल रहे होगे तुम। तो टॉम साहब का एक ही कम्युनिकेशन का जरिया होता था, वो था मेल। अच्छा। तो हमारे जैसे महीने के एक हफ्ते हम टॉम अल्टर साहब के साथ काम करते थे, किसी भी जंगल में, अलग अलग जंगलों में जाते थे। तो तय होता था वो समय कि हमने टिकट करा ली और वो लिखते थे 10 तारीख को 8 बजे मेरी फ़्लाइट लैंड करेगी, 8:25 में मैं एयरपोर्ट के बाहर मिलूँगा। और मज़ा ले कि वो 8:25 से 26 हो जाए, बल्कि 24 हो सकता है, 28 नहीं हो सकता अगर फ़्लाइट लेट नहीं होता। तो वादे के पक्के कह दिया, मतलब ज़ुबान अपनी डायरी में लिख लिया। और उनके जो पीए नहीं कहूँगा वो, क्योंकि किसी को उस तरह से वो ट्रीट नहीं करते थे, भाई कहूँगा, उनके छोटे भाई इस्माइल साहब थे, जो उनका पूरा शेड्यूल वगैरह बनाते थे और रखते थे। तो एक किस्सा यूँ हुआ कि हम जा रहे थे सरिस्का, तो सूरी साहब, मैं और टीम भी थी, 2 गाड़ी हमारी थी। एयरपोर्ट पर टॉम साहब आ गए और गलती से हम लेट हो गए थे और हम पहुँचे एयरपोर्ट। टॉम साहब गुस्से में खड़े। तो सूरी साहब बोले आइए टॉम साहब चलते हैं, क्योंकि हमें वहीं से सरिस्का जाना निकलना था। उन्होंने कहा कहाँ रह गए थे तुम लोग? तो मैंने कहा हुजूर वो ट्रैफिक में। मुझसे झूठ बोलते हो, मुझे पता नहीं तुम्हें पता था कि जब इतने बजे मैं यहाँ आ जाऊँगा तो उतना टाइम लेके चला चाहिए था तुम लोगों को। वहाँ भीड़ भी लग गई 10 लोगों की कि भाई टॉम अल्टर साहब डांट रहे हैं। मैं और सूरी साहब सर झुकाए खड़े, गुस्से में वो भी कुछ नहीं बोल रहे, हम थोड़े डर में भी थे। तो मैंने कहा हुजूर चलें, काम खराब हो जाएगा, चलो। गाड़ी में आगे बैठ गया, कोई बातचीत नहीं। टॉम साहब आगे बैठे, मैं और सूरी साहब पीछे, ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे। तो गुड़गांव आ गया, साहब चुपचाप बैठे हुए।
तो मुझे एक चीज़ पता थी कि टॉम साहब को मनाने का तरीका क्या, मैंने हुजूर चाय पियेंगे, हाँ 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 एक चाय पिलाओ। तो वो फ़ौरन मान गए। हमने एक ढाबे पे रोका, चाय पी, वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और फिर हम आगे निकले, सरिस्का गए, शूट उट किया, वापस आ गए। तो गुस्सा करना इसलिए लाजमी था क्योंकि हमने लेट हुए हम उनके जाने। तो उसूल के पक्के आदमी थे, जुबान के पक्के थे, टाइम के पक्के थे, पाबंद थे पूरी वो तरीके से। पाबंदी उनके काम में भी दिखती है ना। बिल्कुल। हाँ, आप उनके कई किस्से अभी आगे हम और बात करेंगे, फिल्मों को लेके क्या 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 उन्होंने हाँ। बताए। थोड़ा उनके उसके बारे में बताइए कि जब शूट करने से पहले कैसे प्रिपेयर करते थे वो अपने आप कुछ को। नहीं, आप बताते थे कि साहब ये बेसिकली क्या होता था कि हम डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, तो डॉक्यूमेंट्रीज में एंकर्स आते हैं, मतलब जो एंकर लिंक। हाँ एंकर लिंक उसको हम कहते हैं, जो सूत्रधार जिसको जी, हम जी, कहते जी। हैं, वो टॉम साहब का पार्ट होता था। तो वो लिखा हुआ हम उन्हें दे देते थे। तो और जंगल में कोई टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं नहीं कि- नहीं, है ना। सरसरी निगाह से वो पढ़ लेते थे हम्म, और बोलते वो अपने अंदाज में ही थे, हम्म, आपके वर्ड बाय वर्ड नहीं जाते थे। अच्छा, और बल्कि वो इतना अच्छा बोल देते थे, आपकी चीज़ें बेटर कर देते थे। हाँ बेटर ही हो जाती थी। और कपड़े वपड़े का कोई शौक नहीं। वो एक पजामा होता था उनका काले रंग का, अंदर एक टी शर्ट, एक जैकेट और एक गमछा टाइप सी चीज़ें। तो आपको लगता है हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी ना कि हम कि ये उनको कह बोले कि सकें। आप क्या पहनेंगे क्या नहीं। चलो 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 शूट करते हैं जी। और बाल वाल भी हाथ से सेट कर, माशाल्लाह वैसे ही वो इतने खूबसूरत लगते थे कि क्या बात थी। बेशक। चलो शुरू करो। फिर वो एकदम चेंज हो जाते थे। आहा हा हा, क्या ये फिजाएं हैं, तो आज हम खड़े हैं जंगल की इस जगह, ऐसे वो शुरू करते थे और फिर समा बांध देते थे। और खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था उनको। अच्छा। खाने का सुबह उनका जो नाश्ता, 2 ब्रेड पे वो जेम लगा करके दे दो, वही उनका नाश्ता होता। तो चाय तो आप जितनी दे दो उनको। और दोपहर में चॉकलेट रखते थे वो, 5 स्टार टाइप से छोटी मोटी चॉकलेट वो, और बादाम वगैरह रखते थे, 1-2 खा लिया। उतना तो हम चखने में खा जाए ऐसे बैठे पड़े सुबह। और रात में एक सूप पी लिया, बहुत है। और मतलब शाम में जाके ये नहीं कि बैठ के अपनी वो करना, शाम में ही होता था कि आज मैं तुम्हें दाग की वो शायरी सुनाऊंगा। कितनी किस्मत वाला था मैं यार। आज मैं गालिब तुम्हें सुनाऊंगा। कितना किस्मत वाला मैं कि टॉम साहब बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। वाह। तो उसका मज़ा ही अलग होता था ज़िंदगी का हमारे। और हर उस पे जैसे हम जा रहे कि टॉम साहब, हुजूर, बोलो बोलो बोलो, इस जैसे जंगल का एक अच्छा सा पैच है, कुछ एक शेर हो जाए, इस पर रोको रोको रोको, इस मौके पे एक शेर हो जाए, रोको रोको रोको, गाड़ी रोको, याद आ गया, एक शेर वहीं पे। तो और एक शेर उनके दिमाग में अटक गया था, तो उन्होंने अपने किसी दोस्त को फ़ोन लगाया। वो एक मैं भूल गया क्या था वो, ज़रा सुनाओ मुझे। तो पता है कि टॉम साहब ये बोला, हाँ हाँ याद आ गया, अब रुको, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो इतने अच्छे इंसान, मतलब मोबाइल नहीं रखते थे, लेकिन वो जब भी कहीं होते थे हफ्ते 10 दिन में एक फ़ोन मुझे करते थे। आई किसी रैंडम नंबर से फ़ोन आ, जैसे वो लाइए ज़रा एक मैं कॉल कर लूँ आपके फ़ोन से। तो हाँ भाई कर लीजिए। तो फ़ोन करते थे, कैसे हो, ठीक हो। मैं तो हुजूर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना ध्यान रखना, तुम्हारी याद आई, मैंने सोचा तुम्हें फ़ोन कर लूँ। बस क्या इतनी बात। इतनी सी कितनी बात बड़ी करनी। बात है। बहुत बड़ी बात होती थी मेरे लिए। तो ऑलवेज मुझे लगता था कि ये ब्लेसिंग है, ये ऊपर वाले के करम है कि उन्होंने उनको मुझसे मिलाया और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अदब जो है उनमें कूट के भरा हुआ, बेशक। घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं। मतलब कपड़े की अगर मैं बात करूं तो एक किस्सा यूं था कि हम नैनीताल में थे और रहेजा प्रोडक्शन में हम काम करते थे। रहेजा साहब का बहुत अच्छा वहाँ पे अपना बना हुआ है घर वगैरह, बंगला कह लीजिए उसे। तो वहाँ हम ठहरे थे। तो टॉम साहब भी आए थे। फिर जब हम वापस आए तो उन्होंने फ़ोन किया बॉम्बे से। टॉम साहब मुंबई में रहते थे। उन्होंने फ़ोन किया, हुजूर वो मेरे जूते छूट गए हैं, वो ज़रा देख लेना। तो मैंने जी मैं देख लेता हूँ। तो वहाँ पे जो केयर टेकर था, गोपी नाम है उसका, मैंने उसे कॉल किया कि यार वहाँ कोई जूते टॉम साहब को छूट गए, ज़रा देख लो। तो उसका फ़ोन आया कि नहीं कोई जूता नहीं है, हम देख लिए। मैंने कहा जब वो कह रहे हैं तो तुम ढूंढो।
तो उसका 2 घंटे बाद फ़ोन आया कि एकदम फटा हुआ सा एक जूता पड़ा था, तो मैंने फेंक दिया था। मैंने फेंक दिया, उसको निकाल के धो करके रखो तुम। फिर हम गए तो टॉम साहब के जूते आ गए थे। तो मैंने कहा हुजूर ये तो काफ़ी फट गया। कैसे फट गया ये बिल्कुल सही है, और मुझे इस जूते से तकलीफ नहीं है, जूते को मुझसे तकलीफ है, तुम्हें क्या तकलीफ है इसमें? क्या मतलब सोच देखिए, क्या नहीं पहन सकते थे वो। बिल्कुल सही बात है। तो कभी भी उनमें इस चीज़ का गुमान नहीं था कि मैं कौन हूँ। बेशक। बोले ये थोड़ा सा निकल रहा है, ये सिल जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जूते अगर खरीदूंगा एक नया जूता बनेगा, इन्वायरमेंट के लिए वो भी खतरनाक है। क्या बात है। तो इतनी बड़ी सोच कहाँ कौन रखता था? कोई भी नहीं। और ख़ास करके वो आदमी जिसके पास इतनी शोहरत है, शोहरत हाँ, बेशुमार। इतनी ज़बान पे उसका कंट्रोल है, एक्टिंग की हुई है। आमतौर पे तो ऐसे वक्त में जिसके पास भी थोड़ी सी इस तरह से आ जाता है, जिसको नवाज देता है ऊपर वाला, उसके बाद तो उसके अंदर गुरूर आ जाता है नज़ाकत ना। आ जाती है फिर ना वो वो। तो भाई सेट पे लेट हो गया तो चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं लोगों कुछ को। नहीं, डाउन टू और ये अर्थ। तो बहुत तो काम के अलावा आपसे उनके और कैसे पर्सनल रिश्ते थे? बहुत ही मजाकिया, अच्छा। हंसमुख इंसान, और हंसते पौधे से आसिफ मियाँ क्या चल रहा है, हुजूर सब बढ़िया, सब ठीक है, हाँ और बताओ। तो कई बार वो ऐसे भी बात करते थे। अच्छा। तो मज़ेदार, बहुत मजाकिया बहुत थे, हंसना उनको बेहद पसंद था। मतलब खुशमिजाज आदमी थे, कभी भी उस तरीके से नहीं पेश आए। गुस्सा उनको तभी आता है जब आप गलती करते थे, वो भी थोड़ी देर के लिए। उनको वाइल्ड लाइफ के तो किस्से हैं ही, जैसे एक फिल्म उनकी आई थी बंगिस्तान। तो फ़ोन आया, सुनो सुनो सुनो, मेरी वो फिल्म आ रही है बंगिस्तान, और तुम जाके देखो। बहुत पुरानी नहीं है ये तो। हाँ, बंगिस्तान मेरे ख्याल 2014-15 में 14-15 की होगी। हाँ 15-16 में आई, हाँ 15 में आई हाँ होगी। हाँ। तुम जाके देखो देखो देखो। मैंने कहा जी मैं देख लेता हूँ। फ्राइडे को सुबह फ़ोन आया, तुम गए नहीं? मैंने कहा हुजूर बस जा रहा हूँ मैं, क्योंकि बंगिस्तान एक लो बजट की एज में ही हीरो थे, पर टॉम साहब थे, तो मेरे लिए जाना तो वैसे भी था। तो मैं पहुंचा, फिर फ़ोन आया, तुम पहुंचे? मैंने कहा हाँ मैं पहुंच गया, 2 बजे का शो है, मैं देख के फिर आपको, ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तुम देखो देखो देखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं गया, देखा, उसमें उन्होंने एक मौलाना का रोल किया था, या पादरी का रोल था, कुछ था, और काफ़ी अच्छी एक्टिंग, मतलब एक्टिंग पे तो आप डाउट नहीं कर सकते। फिल्म बहुत एवरेज थी। तो मैं फिल्म ख़त्म हुई, इनका फ़ोन आया, देखा देखा तुमने? मैंने जी कैसे लगी कैसे लगी? मैंने कहा कमाल की एक्टिंग आपकी साहब, टॉम साहब, मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और फिल्म कैसी लगी हमको? फिल्म मैं देखिए बिल्कुल सच बोलूँगा, फिल्म वाहियात थी, मुझे पता था और थी, लेकिन वहाँ पे उनकी बात सुनिए, बोले इसमें ये क्रेडिट डायरेक्टर को जाएगा, मैंने उसे कहा था तो उसने नहीं सुना, तो मेरा किरदार मैंने अच्छे से निभाया, वो कमाल आपने किया। सही बात। तो ये भी देखिए एक बड़प्पन। बिल्कुल। तुम्हें अगर मैं झूठ बोलता फिल्म अच्छी है तो मुझे डांटते कि तुम झूठ मत बोलो, वो फिल्म अच्छी नहीं थी। तो मैंने सच बोला उसको ना, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैंने कमाल की एक्टिंग आपने की। तो वो सारी चीज़ें, फिर वो मुझे बताया तुम जरा ये वाला जुनून एक सीरियल था जो उनके दिल के बहुत करीब था, जो कि बहुत लंबा सीरियल और बहुत फेमस बहुत सीरियल टाइम था। तक चला। किट्टू किडवानी और कई कैरेक्टर उसमें थे, टॉम साहब का बड़ा रोल था। आशिकी मूवी उनके दिल के बहुत करीब थी, अच्छा। उसमें भी उन्होंने रोल किया था, और वाकई में क्या मूवी थी। वो तो खैर तो सदाबहार। तो टॉम साहब ये सारी चीज़ें मतलब याद दिलाते थे, देखा तुमने देखा। फिर कुछ फिल्में उनके पास ऐसी ऐसी हैं, अभी भी पड़ी हैं उनके पास, घर में होंगी उनके, जो रिलीज़ नहीं हो पाई किसी वजह से, वो फिल्में भी उन्होंने मुझे दिखाई। एक फिल्म थी चीखा, तो जब जंगल में हम लौट के आते तो बोलते थे आज मैं तुम्हारे लिए वो फिल्म लेके आया हूँ, चलो चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तो मैं बैठ के देखता था, अच्छी फिल्में होती थी। एक फिल्म उन्होंने बनाई थी पाकिस्तान के बंटवारे के ऊपर, तो मैंने देखा, तो उसमें सीन ये है कि वो दो दोस्त होते हैं जो बिछड़ जाते हैं, और कई अरसों बाद वो मिल रहे हैं। तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग कि आ रहे हैं भाई पाकिस्तान से हिंदुस्तान से, ये दोनों दोस्त लिपटते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। वाह। मतलब इतनी लंबी जुदाई के बाद मुलाकात हुई है तो रोना लाजमी था। तो मैं देख रहा हूँ, रोए पड़े हैं, ऑलमोस्ट 12-15 मिनट हो गए। तो मैंने कहा सर टॉम साहब ये इतना लंबा सीन क्यों? हो तुम्हें पता क्या हुआ था? टॉम साहब ये उसमें एक्टिंग कर रहे थे हिंदुस्तानी की तरफ से, और उनके दोस्त जो थे पाकिस्तान की तरफ से आए थे। बोले जब मैं मिला और वो मिले
तो न जाने क्या हुआ, एक वो भी रूहानी उसमें चला गया और मैं भी, और हमने सच में रोना शुरू कर दिया। रोना था। और इतना रोए जैसे लगा सच पे हम सालों से बिछड़े हुए आज मिल रहे हैं। तो मैंने कट ही नहीं बोला, तो 12-15 मिनट तक रोने का सीन था। वो कैरेक्टर में चले गए। तो ये टॉम साहब कर सकते हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा बहुत शानदार। मैं ये भी बता दूं कि जो जंगल का चस्का मुझे लगा शेर खां को, वो आपकी बदौलत लगा था सूरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू आसिफ। तो सूरी साहब, जैसे अपन ने बहुत किस्से सुनाए कॉर्बेट के, हर जगह के, ये जो अभी भी आप कॉर्बेट में मतलब जंगल में ही जी रहे हैं, और कमाल का आपका पूरा वो रहा करियर, बीट जर्नलिस्ट, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे, फिर वाइल्ड लाइफ में आप थे, हैं और रहेंगे, मेरा मानना है जब तक आप रहेंगे वाइल्ड लाइफ में ही रहेंगे। तो मैंने कॉर्बेट तो 2002-01 में शुरू किया, और आप भी आप कॉर्बेट जाते हैं। आपका कॉर्बेट में देखता हूँ जब 2002 में बहुत आम सा था, अब बहुत खास हो गया है। सारी सुविधाएं, बढ़िया कैंटीन, मतलब 24 घंटे लाइट। मैं जब आपके साथ गया था पहली बार कॉर्बेट, तब 1 घंटे के लिए वो जनरेटर ऑन होता था कि आप अपने कपड़े पे बदल लें। काला साहब की कैंटीन होती थी जहाँ पे खाना खा लेते थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिक एमिनिटीज़ थी। लेकिन जब आप गए थे, मतलब आपकी पहला जो विजिट था कॉर्बेट में, आपने मुझे किस्सा सुनाया था, आप बस से गए थे, आप उस ज़माने में पढ़ाई कर रहे थे। वो किस्सा ज़रा मैं सुनना चाहूँगा और सारे लोग सुनना चाहेंगे। देखो आसिफ, बहुत सुनहरी यादें हैं मेरी कॉर्बेट के साथ, और कहते हैं ना इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तो ये जंगलों में मेरा जो पहला प्यार कॉर्बेट था, और वो इसलिए कि 2 राइटर्स की किताबों ने मुझे बहुत प्रभावित किया जब मैं स्कूल में था। एक थे हिंदी के, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, जिनका नाम था श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार। अरे उनके टाइटल ही इतने रोमांच से भरे होते थे, मसलन सूखे सुनसान नालों में, मचान पर 49 दिन, वाह, वो मधुभरे दिन, मालिनी के वनों में। फिर उसके बाद मैंने जिम कॉर्बेट की जब किताबें पढ़ी, तो वाइल्ड लाइफ का बुखार कुछ ऐसा चढ़ा कि आज तक उतरा ही नहीं है। कि आज तक वो उतरा ही नहीं, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है ये। तो कॉर्बेट में आपने ठीक कहा, कॉर्बेट आज की डेट में एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है, ठीक है ना। जिसको अगर किसी को वाइल्ड लाइफ का शौक नहीं भी है, जंगलों का शौक नहीं भी है, वो फिर भी इसलिए कॉर्बेट जाना चाहेगा ताकि वो अपने दोस्त यारों को बता सके, एक ब्रैगिंग पॉइंट गेन कर सके, फेसबुक में डाल सके कि भाई ये देखो मैं कॉर्बेट गया था, टाइगर देख के आ रहा हूँ। लेकिन उस समय जब हम जाते थे, मुझे याद है क्योंकि मैं कॉलेज में था। ईयर कौन सा रहा होगा? ये था 85-86 का। बाप रे बाप। और यहाँ से रामनगर की बस जाती थी जी। 7-8 मैं सबको बता दूं कि रामनगर से आगे बढ़ने पे आपका कॉर्बेट आता है। रामनगर की बस जाती थी, और रामनगर से एक ढिकाला की बस चलती थी, जो आजकल के जो कॉर्बेट जाने वाले इस बात पे यकीन ही नहीं करेंगे कि ढिकाला तक एक बस जाती थी। तो भाई साहब, उस बस पे हम बैठ के जाते थे, और उस समय कोई जिप्सी नहीं होती थी। उस समय जिप्सी अलाउड ही मतलब थी नहीं, उस समय कोई जिप्सी नहीं थी। उस समय काला साहब की कैंटीन थी, जिनकी एक अपनी पर्सनल महिंद्रा की गाड़ी थी, जो रसद वगैरह लाने इसलिए का नहीं काम थी करती कि टूरिज्म का जो हम ये रूप कॉर्बेट में अब देख रहे हैं, वो था ही नहीं तब। वो बहुत ही बेसिक था। उस समय जो सिर्फ वन्य जीव प्रेमी या जिनको वाइल्ड लाइफ का शौक हो, टाइगर उस समय एक सोशल मीडिया का पोस्टर बॉय नहीं बना था, जो आज की तारीख में है। बिल्कुल सही। और मेरे को याद है कि अब तो खैर कॉर्बेट में हर ट्रिप में सबको टाइगर दिख जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ टॉपिक को, कि टाइगर की बदौलत, आपको पता है जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर की बदौलत हर कोई यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करता है, चाहे वो कोई रिसोर्ट का मालिक है, बिल्कुल, वेटर है, जिप्सी वाला है, गाइड है। उनको पता है जब टाइगर दिख गया तो साहब बहुत खुश हो जाएंगे और इनाम देंगे। तो टाइगर, तो आज की तारीख में क्या है, टाइगर दिखना इतना मुश्किल नहीं रह गया, क्योंकि हर आदमी, मतलब हर जो जिप्सी का ड्राइवर है, उनकी कोशिश होती है कि टाइगर दिखा दे। हाँ, और हमारे साथ वो दिलशाद भाई, छोटू भाई जिनको कहते हैं, और असलम के साथ हमने कितने ट्रिप लगाए, उमेश अग्रवाल। तो अब क्या है कि वो हर समय मुस्तैद रहते हैं कि भाई कोई आदमी इतने पैसे खर्च करके आ रहा है तो टाइगर दिखना। लेकिन उस समय के बाद क्या था, टाइगर कभी हमारी प्रायोरिटी रही नहीं। मेरे को याद है कि शुरू के 6-7 ट्रिप्स में मुझे टाइगर कभी नहीं दिखा, लेकिन इस चीज़ का मुझे कभी मलाल भी नहीं हुआ, क्योंकि आप जंगल एंजॉय करते थे। क्योंकि मैं जंगल को इतना एंजॉय करता था। कॉर्बेट में हम ठिकाला में ठहरते थे,
क्योंकि ढिकाला तक बस आती थी, अरे सामने रामगंगा नदी बह रही है, बहुत ही खूबसूरत व्यू। और ढिकाला का आपने देखा ही है क्या हिसाब बिल्कुल। किताब है। और वहाँ से करीब 100 मीटर दूर एक वॉच टावर हुआ करता था, 4 नंबर। नहीं वो अच्छा हाँ 4 नंबर, अब नंबर मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन आप पैदल जब जाते हैं जो सांबर रोड पे, सांबर रोड पे 4 नंबर उसको। हाँ उस वॉच टावर पे अक्सर, और मैं आपको बता दूं शुरू के 5-6 बार तो मैं बिल्कुल अकेला गया, वॉक करके। नहीं अकेला जाता था कॉर्बेट, और वहाँ से वॉक करना उस समय अलाउड था। बाप रे। वहाँ गए, वॉच टावर के ऊपर बैठे, किताब खोली और घंटों किताब पढ़ते रहे। क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, मैं मिस कर गया ये सारी चीज़ें। तो सर अब जो है ना, आज की तारीख में जो टूरिस्ट जाता है उसके दिमाग में बस यही होता है कि मुझे टाइगर देखना है और रील बनानी है, फेसबुक पे एक फ़ोटो डालनी है, इतने सारे 500,000 लाइक्स मिल जाएं मेरे को, इंस्टाग्राम पे कुछ वो हो जाए। अदरवाइज टाइगर जो है उनके लिए एक व्हीकल बन चुका है अपनी एक पब्लिसिटी के लिए। यस, आई एग्री। और वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि कॉर्बेट अपने पार्क में अपने आप में, कॉर्बेट ही क्यों, आप किसी भी जंगल को ले लीजिए, वो इतना खूबसूरत होता है। हम आप इतने साल जंगल में, हमने इतने जंगलों में हम घूमे हैं। बिल्कुल 8 साल हमने जंगल में एक दूसरे के साथ, सब मेरे ख्याल से एज ए प्रोफेशनल हमने 8 साल काम किया। एज ए प्रोफेशनल 8 साल। और रणथंबोर से लेके राजा जी, बांधवगढ़ है। यस। तो उस समय का कॉर्बेट जो था वो खाली नेचर लवर्स के लिए था। अब कमर्शियल हो गया वो। अब वो देखो, ये अच्छा बुरा दोनों चीज़ें हैं। कमर्शियल तो हो गया, लेकिन इससे आप ये देखो कि हज़ारों लोगों को इससे रोज़गार मिल रहा है, लोग जुड़े हुए हैं। अब इसका एक प्लस, एक पॉजिटिव एक चीज़ ये हुई है कि क्योंकि जब इतनी लॉबी टाइगर के नाम पे पैसा कमा रही है, तो इस प्रेशर की वजह से ही टाइगर बच भी रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो आँख है। यस, क्योंकि अगर कोई टाइगर को नुकसान पहुंचता है तो ये पूरा बिजनेस इनका, आपको पता है, आपको याद नहीं, आपको शायद याद होगा, अंकिता भी शायद हमारे साथ उस ट्रिप में थी जब हम रणथंबोर गए थे, जब टॉम वॉल्टर साहब के साथ। वो दौर था जब मछली गायब हो गई थी 2 महीने के लिए। बिल्कुल। और अखबार के अंदर राजस्थान पत्रिका, ये कौन सी अखबार थी खैर मुझे 200 करोड़ का बिजनेस वाला जो खबर है। यस, मछली के गायब होने की वजह से रणथंबोर को 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ था। हो सकता था, क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए हुआ कि 2 महीने तक गायब रही वो। नहीं, तो टूरिस्ट आना कम हो गए। उसमें खबर ये थी कि सिर्फ मछली से साल का जो रेवेन्यू जनरेट होता था, पूरे मतलब जंगलात, होटल, वो 200 करोड़ का था। 200 करोड़ मैंने वो मेंशन किया था अपने मछली वाले एपिसोड में। हाँ। अच्छा, अब ये तो कॉर्बेट रहा। मुझे याद है जब 2005 में राजू भरतरी फील्ड डायरेक्टर होते थे। हाँ, याद है? बिल्कुल। और हमारी मुलाकात थी तब, आपने और हमने बात की थी कि राजू भरतरी ने नवीनीकरण किया था कॉर्बेट हाँ, कि बिल्कुल। अच्छे टाइल्स लगे हुए टॉयलेट चाहिए, तब नहीं होते थे पहले, खाट में से ही बिच्छू निकलते थे। बिल्कुल, डर रहता था कमरे में सांप आ जाएगा। बिल्कुल। और निकलते भी थे। हाँ। तो राजू भरतरी साहब ने सोलर सिस्टम लगवाया था, गर्म पानी, ये सारी व्यवस्था जब की थी तो हमने रेज किया था कि भरतरी साहब ये ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि जो वाइल्ड लाइफर जो मशक्क़त, मेहनत और शिद्दत में आकर के जंगल को देखता है, अब हर आदमी आके देखेगा, शोर मचाएगा, और अलग अलग तरीके के लोग जो दिल्ली से जाते हैं, जिनको लगता है हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि अजय, ये सब करने से जंगल बचेगा, टूरिस्ट बढ़ेंगे तो जंगलात वालों भी प्रेशर रहेगा कि टाइगर को बचा के रखें, और टूरिस्ट ही जंगल का सीसीटीवी कैमरा होता है, क्योंकि इतना मूव अराउंड करे। रिमेंबर दैट कन्वर्सेशन वी हैड। और एक किस्सा और मुझे याद है कि आप और हम, आई थिंक हमारी ढिकाला में बुकिंग थी, और खिन्नानौली के पास जो पीछे राम सिंह रोड है बगल में, वहाँ पे भरतरी साहब मिले थे। तो उन्होंने कहा, अजय कैसे हो? तो आपने कहा, बढ़िया सर, और बताओ। उसने कहा, यार तुम लोग लेट नहीं होगा, याद है कि यार 15 मिनट तुम ढिकाला पहुंच जाओगे, क्योंकि 6:30 का टाइम है। खाती साहब थे वो, दिग्विजय सिंह खाती। नो भरतरी साहब थे। तो आपने कहा, छोटो गाड़ी खींचो, क्योंकि वो इतने सख्त और डिसिप्लिन्ड आदमी थे। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं आसिफ, कॉर्बेट में एक चीज़ अच्छी रही कि जितने भी फील्ड डायरेक्टर आए, ये सब के सब बहुत बढ़िया, सब के सब बहुत सुलझे हुए थे। इसमें से कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कमतर था, इनकॉम्पिटेंट था। मैं बताता हूँ आपको, समीर सिन्हा, दिग्विजय सिंह खाती, समीर सिन्हा, राजीव भरतरी, फिर उसके बाद धीरज पांडे, और आज की तारीख में साकेत बडोला।
जो बहुत ही सक्षम IAFS ऑफिसर हैं, इससे पहले वो राजा जी में थे। बिल्कुल लेकिन इन सब ने ना कॉर्बेट के लिए बहुत कुछ किया। बिल्कुल। और कॉर्बेट एक चीज़ तो है कि भैया आज अगर आप इंटरनेशनल मैप पे देखें तो कॉर्बेट जो है, आई थिंक हमारा, मैं कहूँगा कि हमारे एक कोहिनूर हीरा है। यस, ग्लोबली लोग आते हैं वहाँ पे काम करने। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ तो मेरा इतना कुछ हो रहा, कॉर्बेट के अलावा किस और जंगल ने आपको आकर्षित किया और क्यों? कुछ यादें हैं आपकी? सर अब मैं और आप एक ही उस पे सफ़र पे होते थे। हाँ। तो मेरा मानना है कि कॉर्बेट के बाद अगर मेरा भी फर्स्ट लव कॉर्बेट है, और मुझे यकीन है कि आपका जवाब भी वही होगा जो मैं देने जा रहा हूँ, बांधवगढ़। कॉर्बेट के बाद अगर कोई जंगल, हर जंगल मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, प्यारा है। अगर आप पूछते हैं प्यारा फेवरेट है तो कॉर्बेट है। क्यों? उसके अंदर आप जाइए, टाइगर है, एलिफेंट है, नदी है, हर तरीके की स्पीसीज है, तो कंप्लीट जंगल का फील देता है। सेम बांधवगढ़, वहाँ पे भी नदी है, चरण गंगा, जो कि मैन मेड है, और टाइगर अच्छे दिखते हैं, जंगल बड़ा अच्छा है। उस समय याद है CK पाटिल साहब फील्ड डायरेक्टर थे। सर हम कितने लकी थे, फर्स्ट ट्रिप हमारा था, और हम उनसे मिलने गए थे, जिसपे हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, स्कूल इन द जंगल। स्कूल इन द जंगल उमरिया में मिलने गए थे। उमरिया मिलने गए थे, फिर हम नहीं, वो मिले थे हमसे डायरेक्ट वहीं पे। अच्छा, ताला में जहाँ पे कोर एरिया में उनको फेंस में रखा गया था। राइट। हम वहीं गए थे, और हमारी अच्छी दोस्ती नहीं कहूँगा, अच्छी एक जान पहचान हुई, और उन्होंने हमें अलाउ किया था कि आप लोग इसको शूट करेंगे। एक किस्सा और मुझे याद है सूर्य साहब, मैं, आप और टॉम साहब, टॉम साहब के साथ बहुत बढ़िया होली का टाइम था, और हम लोग कॉर्बेट गए थे। वो एक पिक्चर भी बड़ी अच्छी थी। और टॉम साहब के कोई किस्से आपको याद हैं? जो टॉम साहब के बहुत सारे किस्से हमको याद हैं। टॉम साहब जो थे, बहुत बढ़िया इंसान, साथ ही मूडी भी। और टॉम साहब क्योंकि एक थिएटर के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी थे। अब ये देखिए, उनको जो पद्मश्री मिला है, वो अपने प्लेस के लिए, मौलाना आज़ाद का जो था, मौलाना आज़ाद तो उनका वो एक सोलो शो था। उसके अलावा उनको पूरा जो उनकी बॉडी ऑफ वर्क है थिएटर की, बहुत बेहतरीन, बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत कंट्रीब्यूट, और वाइल्ड लाइफ भी बहुत बड़े। और टॉम साहब का जो चेहरा है, मुझे खुशी है कि आपने सवाल पूछा है कि टॉम साहब, क्योंकि उनकी पैदाइश पहाड़ों की थी, मसूरी ऑफ कोर्स है, आज भी लंडोर में उनका घर है। बिल्कुल। उनको एक ख़ास शौक़ था आसिफ कि वो स्कूल में जाके साल में एक आधा बार, जब भी उनको मौका मिलता था, वो जिम कॉर्बेट की बुक रीडिंग करते थे, बच्चों को बताते थे कि भाई आप कॉर्बेट को पढ़िए। और मुझे याद है कि आप मेरे साथ ही थे जब हम पहली बार टॉम साहब को अप्रोच किया था कि हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, जंगल की कहानियाँ, और उसमें हम चाहते हैं कि आप सूत्रधार बने। तो वो कितना एक्साइटेड थे, मुझे याद है। और मेरे को एक किस्सा याद है, हुजूर। और एक किस्सा तो मुझे याद है टॉम साहब का, जो मैंने देखा कि उनका दिमाग कितना तेज़ था कि हम जब दुधवा गए थे तो मैंने उनसे सिर्फ इतना बार कहा था कि सर आपको एक एंकर लिंक करना है, और आपको ये बोलना है कि दुधवा में ना हर समय एक मिस्ट्री रहती है, रहस्य रहता है। उन्होंने भाई साहब सेकंडों के अंदर सोच लिया। उन्होंने कहा कैमरा रोल करो। हम कभी स्क्रिप्ट नहीं देते थे उनको, कभी स्क्रिप्ट नहीं देते, कैमरा रोल करो। हमने कहा आपने सोच लिया? हाँ सोच लिया मैंने। उनकी जो पहली लाइन थी इतनी कमाल की थी, इस जगह का नाम दुधवा नहीं धुंधवा होना चाहिए। हाँ, यस, क्योंकि हर समय यहाँ पर एक धुंध सी छाई रहती है, एक रहस्य की धुन। अरे हमने क्या मान ली टॉम साहब की। हमने कहा सर ये तो और टॉम साहब एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, उसमें कोई शक नहीं। वाइल्ड लाइफ के लिए और गरीबों के लिए उनके दिल में बहुत बहुत प्यार था। मेरे को तो याद है एक बार हम सुंदरखाल गांव में गए थे जब टॉम साहब भी थे, और किस तरह गांव वालों ने आके कोई उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई उनके साथ फोटोग्राफ खिंचवा रहा है, और टॉम साहब कभी भी मना नहीं किसी को किया, कभी भी वो इरिटेट नहीं हुए ना, नेवर। अच्छा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल, बहुत कमाल का। एक लाइन मारते थे, आसिफ मियां ये बताओ, तब उनकी आवाज़ चेंज होती। वैसे तो हुजूर आप कैसे हैं, वैसे आसिफ मियां ये जरा बताओ तुमने कैसे किया। तो टॉम साहब की जब मैं मतलब याद करता हूँ उनको, तो हुजूर हमारे जो हैं जहाँ रहें वो अच्छे से रहें,
उनके लिए यही दुआ है। लंबा अरसा क्योंकि आपने वाइल्ड लाइफ में गुजारा है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, शायद इसका सबसे अच्छा जवाब आप ही दे सकते हैं। जब आप पहली बार जंगल में गए तब और अब जब आप जाते भी हैं कभी कभी, चाहे टूरिस्ट भी जा रहे हैं या काम से जा रहे हैं, तो अब आप जंगल के अंदर कैसे बदलाव देखते हैं उस हिसाब से कि जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, कि अब आप जिस हिसाब से आप देखते हैं कि क्या पौधों में कुछ बदलाव आया है, जानवरों के बर्ताव में क्या बदलाव आया है, उसके घनत्व में क्या बदलाव आया है जंगल में, इस तरह से क्या आप बदलाव देखते हैं जंगल में अब? देखिए जमशेद भाई, अच्छा सवाल है ये बहुत। बदलाव नियति का नियम है, ठीक है। बदलाव ही ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहेगी, बाकी सब चले जाएंगे, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो जंगल को मैंने 22 साल से देख रहा हूँ, बचपन से ही देख रहा हूँ। मेरा जो होम टाउन वो जंगल ही है, हुआ करता था, अभी भी जंगल जैसा ही है, पहाड़ नदियाँ सब हैं। तो उस इलाके में एक भी जानवर नहीं है, मेरे जो होम टाउन वाला इलाका है। इक्का दुक्का कभी हिरन दिख गया, जबकि घंघोर जंगल है। क्यों नहीं है? खा गए मार के, सब लोग मार के खा गए। इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे आपने लगा दिया, तो पूरा हैबिटेट आपने डिस्टर्ब कर दिया, जंगल से सारे जानवर लुप्त हो गए, गायब हो गए, चले गए। अब आते हैं इन जंगलों की तरफ जो रिज़र्व हैं, टाइगर रिज़र्व हैं या बर्ड सेंचुरीज वगैरह हैं। सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का बदलाव जो है वो पड़ा है चिड़ियों पे। सबसे बड़ा जो असर दिखता है वो सबसे पहले चिड़ियों पे दिखता है, जिनका आना कम हो गया है। मतलब गिद्ध, देखिए आपको कितना अरसा हो गया? मैंने तो देखा ही नहीं, बहुत ज़माने हो गया, बचपन में देखा था। बचपन में हम सब लोग गिद्ध देखते थे, गांव में आते थे। आप सब भी, हमारे जो साथी हैं, आम था। गिद्धों का पर्यावरण में रहने के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। वो सफाई का काम करते हैं। गिद्ध का होना एक अच्छे सिस्टम को बताता है। अब गिद्ध मैंने भी बहुत दिन से, मतलब यहाँ नहीं देखा, अपने होम टाउन में नहीं देखा, पहले वो खूब आते थे। इसकी वजह ये है कि अब जो जानवर हैं, पहले जानवर मरता था, आप फेंक देते थे, गिद्ध आते थे, खा लेते थे। गिद्ध वही खाते थे, मरा हुआ जानवर खाते थे। तो सफाई का काम करते थे। जंगल में कोई जानवर मर गया उसको खा जाते थे। अब क्या है कि हमने जानवरों में अपने जो मवेशियों में इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह ये सब डालने शुरू कर दिए, वो खा करके उनका भी बुरा हाल हो गया है। गिद्ध बहुत कम बचे हैं। तो चिड़ियों पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। अब आते हैं बदलाव। तो पहले जैसे मैंने बोला कि जंगल में वो लोग जाते थे जो एक मतलब आराम को छोड़ करके तकलीफ झेल सकें, राइट, उस तरह के लोग जंगल जाते थे। करेक्ट। आज जंगल में तमाम सुविधाएं, तो कोई भी जा रहा है। अब टूरिज्म हो गया ना, टूरिज्म हो गया, वो पूरा एक पैसा है, उसके पीछे एक बिजनेस है, पूरा एक रेवेन्यू मॉडल है, आप कह सकते हैं। तो वो वाला टाइम देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये आज क्या हो रहा है। बट एक चीज़ है कि इन्हीं टूरिस्टों की वजह से टाइगर्स बचे हुए हैं, क्योंकि वो निगाह तो बना के रखते ही हैं, साथ में जंगल वालों को भी प्रेशर होता है कि भैया टाइगर नहीं देखेंगे टूरिज्म खत्म हो जाएगा, तो करोड़ों का जो फायदा हो रहा है वो लॉस में चला जाएगा। भले वो उसका रीज़न कुछ भी हो, लेकिन जंगल उससे आबाद है। उसमें सारे तरीके के लोग जाते हैं, जैसे जज साहब भी जा रहे हैं। जज साहब को कोई चीज़ पसंद नहीं आया, उन्होंने उठा के ये क्या हो रहा है, तो जंगल वाले डर जाते, जल्दी सही करो। मिनिस्टर साहब भी गए, उन्होंने जाके देखा ये क्या हो रहा है, इसको सही करो। हम जैसे जर्नलिस्ट भी पहुंच जाते हैं, और कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग भी चले जाते हैं, वाइल्ड लाइफर तो हैं ही। तो इनका प्रेशर जंगल वालों पे बना रहता है कि भैया हर तरीके के लोग आते हैं, तो वी शुड अच्छे से जंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो चेंज फ़ायदे के लिए है। अब जैसे चिड़िया नहीं आ रही है, इसकी वजह सिर्फ हमने, पूरी दुनिया जिम्मेदार है इसके लिए कि आपने उसका रूट ख़त्म कर दिया। ग्लेशियर ख़त्म हो गए, कब सर्दी पड़ेगी कब बारिश होगा हमें नहीं पता, उन बेचारे बेजुबानों को क्या ही पता। ये एक हुआ। दूसरा, जंगल, जब हम कहते हैं कि जंगल बचाना है, तो हमारी इतनी वसत नहीं है, इतना हमारे अंदर वो नहीं है मापदा कि हम जंगल को बचाएं। जंगल को बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि जंगल को जगह चाहिए, यानी जंगल मत काटो। जंगल रहेगा, उसमें जो रहने वाले जानवर हैं उनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनको जाके बिस्किट खिलाएंगे या गोश्त दे देंगे या कुछ दे देंगे, वो अपने सर्वाइव कर जाते हैं। उनका एक इकोसिस्टम है जिसके तहत वो रहते हैं। अगर आप कहते हैं टाइगर बढ़ाना है,
तो टाइगर नीड स्पेस। वो भी टाइगर के कंजर्वेशन की ज़रूरत अब इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने उसको पहले इतने सारे मार डाले हैं, उनके हाँ, नंबर्स कम पड़ हो गए हैं। बिल्कुल। अदरवाइज आपको उनकी कंजर्वेशन की ज़रूरत थी नहीं। अब जब 1400 के आसपास बचे हैं तब आप सोच रहे हैं कि उनको बचाया जाए। नहीं, टाइगर आज के डेट में 3000 से ज़्यादा है हमारे पास। और सवाल ये है कि आप किसी जंगल में, मैंने जितने जंगल देखे हैं जहाँ टाइगर नहीं होता ना, वो जंगल ही ख़त्म हो जाता है। पेड़ पौधे दिखेंगे, बाकी जान नहीं दिखेगा उस जंगल में, क्योंकि टाइगर बैलेंस करता है। तो अगर आपको टाइगर बढ़ाना है तो आप कहेंगे जी हम 10 करोड़ का फंड पास कर दे रहे हैं, हम 4 बड़े ऑफिसर, 200 लोग पेट्रोलिंग टीम लगा दें। नहीं चाहिए, टाइगर को जगह दे दो, वो सर्वाइव कर जाएगा। उसकी वजह से बाकी जंगल की जो इकोसिस्टम है वो भी बैलेंस उसका बना रहेगा। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आप जितना चाहे जंगल को छेड़िए मत। डेवलपमेंट के नाम पे जो हम काम कर रहे हैं, कि हम जैसे परसों तरसों में ऑफिस में किसी से बात कर रहा था कि मैं सोच रहा था मैं शहर में क्या करने आया था। तो मैंने दूसरे से तुम क्या करने आए थे? उसने कहा सर यहाँ पे ग्रोथ होती है। मैंने किस चीज़ की ग्रोथ होती है? सर मतलब रोज़गार वगैरह। हम कि ठीक है, तो यहाँ क्या है? आज दिल्ली की हालत ये है, नोएडा में जहाँ हम बैठे हैं, कि जितने धुएं आप बाहर देख रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है। और रिपोर्ट आया है कि आप न पीते हुए भी 10 सिगरेट रोज़ का पी जा रहे हैं। इतना नुकसान ये हवा पानी हमने दूषित कर दिया है कि 10 सिगरेट जितना आपके लंग्स के लिए ख़तरनाक है, उतनी ही आज की आबो हवा। तो क्या मिला इस शहर से? डेवलपमेंट के नाम पे हमने जंगल ख़त्म करके शहर बसा दिया। और जगह जाएंगे अंदर इंटीरियर में तो आपने वहाँ पे फैक्ट्री लगा रखी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जिसके केमिकल्स निकल रहे हैं। और वो कोई भी चीज़ सिस्टम से हमारे इस देश में नहीं होता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे उनका वेस्ट जो होगा पीछे से निकाल दिए, वो पूरा का पूरा वाटर लेवल जो है वहाँ तक जाके मिल चुका है। करेक्ट। मतलब कुछ इलाके ऐसे हैं यूपी में, सोनभद्र में ही फ्लोरोसिस करके बीमारी एक होती है जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। करेक्ट। पूरे के पूरे गांव तबाह हैं। आपको लगेगा कि बड़ा नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर है वहाँ का। नहीं, वो जो फैक्ट्रियाँ वहाँ लगी हुई हैं, केमिकल फैक्ट्रीज, उनकी जो वेस्ट निकल रहा है वो वाटर लेवल से जाके मिल चुका है। और उस पानी को पीने से उनको इतनी बीमारियाँ लग रही हैं कि कोई नहीं सोच रहा है। पूरा जंगल अंदर, वही पानी जानवर भी पी रहे हैं तो वो भी पी के मरेंगे। तो डेवलपमेंट जब हम कहते हैं तो हमें ऊंची ऊंची इमारतें, इंडस्ट्रियल बेल्ट नज़र आता है, फैक्ट्री नज़र आते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव जो है जो बाकी बचे हुए जगह हैं उन पे पड़ता है। तो अगर एक इलाके में मान लीजिए 5 किलोमीटर में फैक्ट्री है, तो मेरा मानना है कि 50 किलोमीटर तक का एरिया बर्बाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका जो धुआं निकल रहा है, कभी आप जाइए शुगर मिल वाले इलाके से गुजरिए, कितनी बदबू आती है। तो वो बदबू आप सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर पाते 2 मिनट के लिए, लेकिन उस बदबू के अलावा जो वेस्ट निकलता है उसका क्या होता है, कभी चेक कीजिएगा पीछे से जाकर के जब हम ट्रेन से गुजरते हैं, जब बरेली के पास से, तो एक महक आती है ना ट्रेन के अंदर, वो मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए होती है। शुगर मिल उस 3 मिनट के लिए भी हमें अजीब सा, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि अरे ये कैसा है। तो सोचिए जो गाँव उसके पास है, जो 24 घंटे उसी में सांस ले रही है, उसके लिए क्या हाल होता होगा। और प्लस कोई मापदंड नहीं इनका। करेक्ट। अच्छा, गांव वाले भी आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको लगता है डेवलपमेंट, वही है डेवलपमेंट है, नौकरियां हैं, रोजगार है, चल रहा है। तो वो एक साइकिल है और हम धीरे धीरे जिस तरीके चल रहे हैं, बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे और हम भी निकल लेंगे। ठीक, यही है। तो आपने तो जंगल को और इस कुदरत को बहुत अलग तरह से देखा है। तो आप जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, आप जो इसको लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, आपको कैसा लगता है उनसे मिलके? आप कुछ कोशिश करते हैं कि उन्हें अवेयर करें, उन्हें बताएं अपनी असल ज़िंदगी में? देखिए मेरे कहने से अगर कुछ बदलाव हो सकता है ना, तो मैं बहुत कुछ बदल चुका होता है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ के लिए खींचूँ। ये शो भी एक मकसद है कि ज़्यादातर लोगों को बदल नहीं सकते, कम से कम सोच तो अवेयर हो, पैदा कर सकते हैं ना। करेक्ट। तो शेर खां जो शो है वो इसीलिए है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि जो ख़त आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आपने हमारे अंदर एक पैदा कर दिया है, जंगल से मोहब्बत पैदा कर दी है। तो मुझे लगता है कि यार यही मेरा, आपका और मेरा नजराना है जो लोग देते हैं। अगर हम आप मिल करके आज के डेट में एक एपिसोड में एक आदमी को अवेयर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। करेक्ट। ठीक है, जो लोग इस तरीके होते हैं मैं उनको डांटने वाले हो तो मैं डांट भी देता हूँ
क्या बदतमीजी है ये, किस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो। और जो है ही हूत आदमी, तो उसको क्या समझाने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कई बार लगता है ले आकर इनको टाइगर के सामने धक्का दे दो, तब पता चलेगा कि तुम क्या थे और ये क्या चीज़ है। करेक्ट।